चैनल का होस्ट अमोक पांडे और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल रूट स्टडी लर्निंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट लाया हूं केमिस्ट्री, और उसमें हम पढ़ेंगे अपना पहला टॉपिक एसिड का। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं H2SO4 से। तो जैसे कि आप जानते हैं H2SO4 आप में से कई लोग पढ़ चुके होंगे और कई लोग जानते भी होंगे। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका एक नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, और या तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और इसको एक चीज़ और बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको बोलते हैं। अगले पे आते हैं HCl। आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझिए होंगे, बाकी तो ये चीज़ तो नॉर्मल ही थी। अब अगला क्वेश्चन हमारा फेरिक और निकल पर जिंक की परत चढ़ाना, इसको क्या बोलते हैं? ये जो क्रिया होती है जिसमें हम लोग फेरिक और निकल पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण, यानी कि गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, गैल्वेनीकरण। अब बात करते हैं गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण में होता क्या है? देखिए, जो हमारा फेरिक और निकल है, इसको साफ किया जाता है, और किसके थ्रू साफ किया जाता है? इसमें हम लोग यूज करते हैं H2SO4 का और HNO3 का। तो इसमें कौन कौन से हमारे केमिकल्स होते हैं? इसमें होते हैं हमारे जो मिश्रण होता है वो होता है हमारा HNO3 के साथ H2SO4 का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं एक्वारेजिया की। जैसा कि आप लोग जानते हैं एक्वारेजिया जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज का कहने का मतलब ये है कि इस अम्ल में कोई भी मेटल हो वो घुल जाता है, यहाँ तक कि गोल्ड होता है। यहाँ तक कि जो गोल्ड की जो सफाई होती है, जैसा आप लोग जानते होंगे, गोल्ड को जो चमकाया जाता है वो इसी के थ्रू चमकाया जाता है। एक्वारेजिया में ही हम लोग गोल्ड को साफ करते हैं। तो एक्वारेजिया का मिश्रण कौन कौन से केमिकल्स का मिश्रण होता है एक्वारेजिया? तो ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। और वो भी कौन कौन से, रुकिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। दरअसल ये कॉन्सेंट्रेट कहा जाए, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होता है, डाइल्यूट होता है। तो कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं, तब हमारा एक्वारेजिया बनता है। लेकिन इसका एक अनुपात होता है, तो इसका अनुपात होता है हमारा 3:1 का। यानी कि जब हम 3, अगर जैसे कि लिया जाए कि 3 ml HCl के साथ 3 ml HCl के साथ अगर हम 1 ml HNO3 को मिलाते हैं तो हमारा एक्वारेजिया बनता है। यानी कि आपको कितना भी क्वांटिटी लेनी होगी, कुछ भी क्वांटिटी लेनी होगी, अगर आप उसमें 3 और 1 का रेशियो रख रहे हैं कॉन्सेंट्रेट HCl में और कॉन्सेंट्रेट HNO3 में, तो वो आपका एक्वारेजिया बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी एक टॉपिक हम लोग कर रहे थे अपना एसिड का। ठीक है, तो हमने आपको एसिड बताया कि एसिड क्या होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। तो दरअसल आप जानते हैं कि कुछ एसिड जो हमारे नेचुरल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं और किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने थोड़े पॉइंट निकाल रखे हैं जिसमें हमारे एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ एंड जैसे चींटियाँ हैं, और कुछ फल है हमारे, सोडा वाटर भी है, और हमारे वेजिटेबल्स भी हैं। तो हम चलिए देखते हैं किसमें कौन सा हमारा एसिड पाया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्कॉर्पियन की। स्कॉर्पियन तो आप लोग जानते हैं, स्कॉर्पियन बिच्छू होता है। तो बिच्छू के डंक में जो हमारा एसिड होता है वो होता है हमारा मेथेनॉइक एसिड। देखिए, आप लोग कई बार सोच रहे होंगे कि जैसे कि जो आंट में या जो मधुमक्खी होती है उसमें जो पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो डंक से जो एसिड होता है डंक में, वो हमारा फॉर्मिक एसिड ही होता है। परंतु ये बहुत ही गलत बात है, ये रॉन्ग आंसर है आपका। जैसे स्कॉर्पियन में हमारा होता है मेथेनॉइक एसिड। ओके, ये होता है हमारा मेथेनॉइक एसिड। ओके,
मेथनॉइक एसिड होता है स्कॉर्पियन में। बात करें गूसबेरी की, गूसबेरी जो आंवला होता है यानी कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो, ठीक है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी जो होता है वो हमारा गूसबेरी में पाया जाता है, यानी कि जो आंवला होता है। तो इसमें जो हमारा एसिड होता है वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, गूसबेरी में होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। अब चलिए अगले हमारे बात करते हैं, तो ये आता है ग्रेप्स। ग्रेप्स होता है अंगूर, तो अंगूर में कई लोग जानते भी होंगे, तो मैं बता देता हूँ, अंगूर में होता है हमारा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। एंड की बात करें, एंड मतलब चींटी, जब एंड की बात करते हैं तो एंड में पाया जाता है हमारा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और साथ ही साथ फॉर्मिक एसिड जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ कि बी यानी कि मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। ओके, यानी कि किसमें पाया जाता है और साथ ही साथ बी में। ओके, तो बी और एंड दोनों में, दोनों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ओके, और ये बात भी सही है कि फॉर्मिक एसिड की वजह से इंसान की जान जा सकती है। अगर कई सारी मधुमक्खियाँ अगर इंसान को काट लें तो उसकी जान भी जा सकती है शरीर में फॉर्मिक एसिड की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है, इसलिए इसका बचाव भी आप रखें। तो अगली बात करते हैं स्नैक पॉइजन की। तो स्नैक पॉइजन में हमारा पाया जाता है प्रोटीन। ओके, प्रोटीन ये एसिड होता है स्नैक के अंदर, उसका जो पॉइजन होता है उसमें जो एसिड होता है वो प्रोटीन होता है। जो इंसान का प्रोटीन होता है वही उसका प्रोटीन होता है, परंतु उसका प्रोटीन जो होता है वो पॉइजन होता है, एक प्रकार से एसिडिटी होती है उसकी। ओके, तो अब बात करते हैं सोडा वाटर की। अब जो सोडा वाटर, तो आप लोगों ने, कई लोगों ने सोडा बॉटल देखी होगी, तो सोडा बॉटल में जब आप उसका कैप ओपन करते हैं, ठीक है, तो कैप ओपन करने पे आप देखते होंगे कई सारे बुलबुले अचानक से ऊपर आते हैं। तो वो जो बुलबुले होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आप समझ सकते हैं कि जो इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो इसी को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एक एसिड होता है हमारा कार्बोनिक एसिड, तो वो होता है हमारा सोडा वाटर में, होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बोनिक एसिड होता है हमारा। तो चलिए अगली बात करते हैं। अगली अगर बात करें टी की, टी मीन्स होता है चाय। तो चाय में जो हमारा पाया जाता है वो होता है हमारा टैनिक एसिड। ओके, ये होता है हमारा टैनिक एसिड। ओके, टैनिक एसिड हो गया। अब बात करते हैं ग्रास की। ग्रास मतलब घास। तो घास में हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है? तो घास में जो हमारा पाया जाता है वो है हमारा बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड। ठीक, बेंजोइक एसिड हो गया। अब हमारे पास तीन बचते हैं, 9, 10 और 11। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट लिखाए हुए हैं जो अभी तक पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं कई बार। तो देख लेते हैं एप्पल। एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल में हमारा पाया जाता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। उसी तरह अगर टमाटर की बात करें, नहीं टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में हमारा पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं टैमरिंड की, यानी कि इमली। इमली की अगर बात करें तो इमली में हमारा पाया जाता है टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तो बात कर ली हम लोगों ने एसिड्स की। अभी तक हम पढ़ चुके थे एसिड क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड हमने पढ़ा थे जैसे कि एक्वारेजिया वगैरह, अमलराज। और हमने बात करी है जो जो एसिड्स हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, प्रकृति में प्राकृतिक रूप में हमें मिलते हैं, हमने उन एसिड्स की बात करी और वो किसमें किसमें मिलते हैं, किन किन जगहों पे उपस्थित होते हैं, वो हमने बात करी। ओके, तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है पीएच स्केल का। ठीक है, पीएच वैल्यू आप लोगों ने नाम सुना होगा कई बार। तो पीएच स्केल है हमारा अगला टॉपिक। ओके, पीएच स्केल। ओके,
जब बात करें पीएच स्केल की, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि अगर पीएच स्केल पीएच स्केल की अवधारणा किसने दी थी, पीएच स्केल जो था वो आगे किसने बनाया था, कौन इन्वेंटर था उसका। तो जो पीएच स्केल है वो हमारा बनाया था सोरेनसन ने, एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने पीएच स्केल की अवधारणा दी थी। स्केल होता है हमारा वो 0 से लेकर 7 और फिर 14, यानी कि एक बार देखें तो 0 से 14 तक का एक स्केल होता है और बीच में उसका पैमाना 7 पे होता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि 0 से लेकर 7 के बीच में अगर किसी की एसिडिटी अगर आती है, ठीक है, किसी का भी पीएच, ओके, किसी भी खाने की वस्तु का, पीने की वस्तु का अगर पीएच अगर 0 से लेकर 7 के बीच में आता है उसका पैमाना, तो वो एसिड नेचर का होता है, यानी कि वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और वही अगर वो पैमाना अगर 7 से आगे निकल जाता है और 7 से लेकर 14 तक में आ जाता है, तो वह बेसिक नेचर में चला जाता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति में चला जाता है, प्रवृत्ति में। तो चलिए बात करते हैं, मैंने कुछ देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखे हैं, तो अब इसी चार्ट में हम समझ लेंगे कि पीएच किसका कितना होता है। ये मैंने डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, अब बस इसको याद करना है आपको। बाकी आपको पीएच में कुछ नहीं याद रखना है कि पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाती है। हाँ, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप इंटर की केमिस्ट्री या हाई स्कूल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको बाकायदा बताया जाएगा कि पीएच की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और उसका पेपर में क्वेश्चन आता भी है। परंतु इसका यहाँ पे कोई पीएच वैल्यू निकालने को क्वेश्चन का हमारा आंसर, सॉरी, एग्जाम में कोई क्वेश्चन देगा नहीं वो हमारा, बस वो इनसे ये पूछेगा कि या तो पूछ लेगा भाई वाइन का पीएच कितना होता है, लेमन जूस का पीएच कितना होता है, ठीक है, और हमारा पूछ सकता है सलाइवा का पीएच कितना होता है, रेन वाटर का पीएच कितना होता है, बस। बाकी वो आपसे निकालने को कुछ नहीं कहेगा कि आप अपना कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में किसका कितना होता है पीएच वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं रेन वाटर से। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, रेन वाटर जो होता है वो हमारा उदासीन नेचर का होता है, ठीक है। तो उदासीन प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7, ओनली 7 होती है, ना 6.9 और ना 7.1, ओके, 7 होती है। बात करें मिल्क की, तो मिल्क की जो हमारी पीएच वैल्यू होती है वो होती है हमारी 6.4। मिल्क की पीएच वैल्यू जो 6.4 होती है, इससे सीधा सीधा पता चलता है कि मिल्क जो होता है वो हमारा एसिड नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। अब चलिए एक बार मैं सारे बता देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं कौन किस नेचर का है, ठीक। तो बात करें लेमन जूस के अगर, तो लेमन जूस का जो हमारा पीएच स्केल होता है, सॉरी, जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 2.4, ओके। वाइन की बात करें तो वाइन की जो हमारी पीएच वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2.8 के आसपास, ओके। टीयर की बात करें, टीयर मतलब आंसू, जो आंसू की बात करते हैं तो इसकी पीएच वैल्यू होती है हमारी 7.4 के पास। ओशियन वाटर की बात करें तो पीएच वैल्यू होती है इसकी हमारी 8.5, ओके। सलाइवा की बात करें यानी कि लार की अगर हम बात करें तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है हमारी 6.8 से लेके 7.5 तक की, 7.5। ब्लड की बात करें, रक्त की अगर बात करें तो ये हमारा होता है 7.4। बियर की बात करें तो ये होता है हमारा 4.2, और आखिरी में मतलब यूरिन की बात करें तो ये होता है हमारा 6.2। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रेन वाटर का होता है 7, मतलब उदासीन होता है। मिल्क होता है 6.4, अर्थात ये अम्लीय नेचर का होता है, एसिडिक नेचर होता है। लेमन जूस का 2.4, ये भी एसिडिक नेचर का होता है हमारा। वाइन 2.8, ये भी हमारा एसिडिक नेचर का होता है। आंसू की बात करें टीयर की तो 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है, यानी कि ये बेसिक नेचर का होता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ओशियन वाटर की बात करें तो 8.5 होता है, ये भी हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। सलाइवा की बात करें तो 6.8 से 7.5, यानी कि 6.8 से 7.5 का अर्थात ये कि जो सलाइवा है हमारा वो एसिडिक नेचर में भी आता है और बेसिक नेचर में भी आता है, यानी कि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो उसके कुछ एंजाइम एसिडिक होते हैं और कुछ बेसिक होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो पित्त रस होता है वो हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, बाकी सारे जितने भी होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ओके। ओके, उसके बाद बात करें ब्लड की, रक्त 7.4 होता है, अर्थात ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। बियर की बात करें 4.2 अम्लीय प्रवृत्ति, और यूरिन की बात करें तो 6.4 क्षारीय प्रवृत्ति, सॉरी, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, हमारे अम्ल के मतलब जो प्राकृतिक फॉर्म में जो हमारे अम्ल पाए जाते हैं, और हमने आज थोड़े पीएच वैल्यू की भी बात करी है, ठीक है। अगले टर्म पे जो इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको
बेसिक यानी कि क्षार बताऊंगा और उसमें पीओएच की वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, किसका किसका वैल्यू होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।